तो सुदर्शन न्यूज की मुहिम का असर अब नजर आने लगा है। हाजी इकबाल के तमाम काले कारनामों का जो कच्चा चिट्ठा सुदर्शन न्यूज ने इस मुहिम के जरिए रखा, उसमें अब जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की टीम अब जांच करने के लिए सहारनपुर जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अश्विनी त्रिपाठी हमारे इनपुट एडिटर मौजूद हैं, साथ ही साथ प्रज्ञा भूषण जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और साथ ही राकेश मेरे सहयोगी अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर भी जाकर इस पूरे मामले की पड़ताल करते रहे हैं। राकेश, आप ही के पास आना चाहता हूं क्योंकि अब सीबीआई को भी जो है जांच करने के लिए सहारनपुर जाना पड़ रहा है। अब किस तरीके से पूरा कच्चा चिट्ठा यहां पर खुलेगा और ये पूरा मामला क्या था? राकेश से हमारा संपर्क यहां पर फिलहाल नहीं हो पाया। एक बार चलेंगे राकेश के पास। मैं प्रज्ञा जी आपके पास आना चाहता हूं। सीबीआई अगर इस पूरे मामले की जांच करेगी तो ये कौन सा मामला था और साथ ही साथ इसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने सुना है एनजीटी की तरफ से जिस तरीके से आदेश दिए गए थे, या इससे पहले कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिए गए थे, उस पर कोई जो है एक्शन उस दौरान नहीं हुआ था। देखिए, इसमें दो मामले चल रहे थे हाजी इकबाल के ऊपर। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था जो जनहित याचिका दायर हुई थी 2012 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। उसमें जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे प्रवर्तन निदेशालय ईडी को और सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन को आदेश दिए थे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के 10,000 करोड़ के काली कमाई के लिए, जिसमें इन लोगों ने इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। और इन रिपोर्ट्स के बाद, इन रिपोर्ट्स को सबमिट होने के बाद ईडी ने डायरेक्ट इसमें निकाले थे एविडेंसेस कि जो एनएचआरएम फ्रॉड था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो फ्रॉड था, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी हाजी इकबाल की। उसके बेसिस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बेसिस पे सीबीआई आगे इन्वेस्टिगेट करेगा। और सीबीआई ने दो मेन जो इनमें कंसर्न्स देखे कि इनकी 111 फर्जी कंपनीज थी जो कि शेल कंपनीज इन्होंने बनाई थी, जिसमें डायरेक्टली 30 कंपनीज में आइदर हाजी इकबाल या फिर उनके रिश्तेदारों के डायरेक्ट पार्टनरशिप्स मिल गए थे। और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज थी जिसमें फॉरेन डायरेक्टर्स थे जो कि अलाउड नहीं है, परमिसिबल नहीं है। तो सीबीआई ने इनकी एक जांच फेमा के अंडर में स्टार्ट की, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और दूसरी थी पीएमएलए एक्ट के अंडर, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर अगर सीबीआई जांच करता है और ये उसमें साबित हो जाता है, इनके अगेंस्ट एविडेंसेस मिल जाते हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, तो इन दैट केस इनको 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। और अगर ये पता लगता है कि ये जो काली कमाई थी जिसको इन्होंने प्रोसेस करके कन्वर्ट किया सफ़ेद पैसे में, तो इन दैट केस ये सज़ा जो है, अगर वो ड्रग्स से रिलेटेड है या नारकोटिक्स से रिलेटेड कमाई है, तो 10 साल तक भी अभी सजा एक्सटेंड हो सकती है। अगर 12 जून को जो हमारे पास रिपोर्ट है, राकेश से भी हम यहाँ पर जुड़ेंगे, वो भी बताएंगे कि अब एग्जैक्टली इस पूरे मामले में क्या चल रहा है। अगर ये जो पूरा मामला है ये खनन से जुड़ा हुआ है जिस तरीके से, चलिए राकेश से हमारा संपर्क हो गया। राकेश, क्या कार्रवाई हो रही है फिलहाल इस पूरे मामले में? जो रिपोर्ट मिली है कि सीबीआई 12 जून को जा रही है जांच करने के लिए। देखिए, अभी जो खबर आई है हमारे पास कि 12 जून को सीबीआई की एक टीम सहारनपुर पहुंचेगी और 2012 में आवंटित हुए खनन के पट्टों की जांच करेगी कि 2012 में जो खनन के पट्टे थे उनको आवंटित करने की प्रक्रिया क्या थी, मानक क्या थे, सरकारी मानकों का कितना अनुपालन हुआ है, माननीय न्यायालय के आदेशों का कितना अनुपालन हुआ है, इन तमाम चीज़ों की जांच करेगी सीबीआई। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसी याचिका है, कई ऐसी रिट दाखिल हुई हैं कोर्ट में, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने इसमें आदेश दिया है कि इसकी जाँच करे सीबीआई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलीगल तरीके से जिन लोगों ने माइनिंग की थी 2012 से लेकर 2017 अब तक, उन सभी के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि उसमें अधिकारी भी शामिल थे, जनप्रतिनिधि भी शामिल थे, खनन माफिया भी शामिल थे और कई कद्दावर मिनिस्टर भी शामिल थे उस खनन में। क्योंकि खनन का जो खेल है सुमित, वो छोटा मोटा खेल नहीं होता है, ये अरबों में जाता है। इसका जो पैसा होता है वो नीचे से लेकर ऊपर तक बांटा जाता है, तब जाकर खनन होता है। तो खनन के इस पूरे मामले की जब जांच सीबीआई के पास आई है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जो तत्कालीन अधिकारी उस समय रहे होंगे वो भी नपेंगे, क्योंकि खनन के अगर पट्टे हुए हैं और किनको हुए हैं, क्या वो योग्य थे या नहीं थे, या फिर किसी एक व्यक्ति को कितने पट्टे आवंटित किए जा सकते हैं, उसके मानक क्या है, इन तमाम पहलुओं पे सीबीआई अपनी जांच करेगी। कोर्ट में राकेश, क्या कोई अपडेट है कि कोर्ट में इस मामले पर क्या हुआ है और कोर्ट की तरफ से एग्जैक्टली क्या आदेश दिया गया इस पूरे मामले में जांच को लेकर? और जो जांच फिलहाल होगी वो 2000 पट्टे का जिसका आप जिक्र यहां पर कर रहे हैं, 2012 के पट्टों के आवंटन का, क्या जो पूरी जांच है वो इस पर रहेगी
या वो लगातार जो हमने भी तमाम चीजें रखी हैं और तमाम जो खनन को लेकर स्थितियां हैं या मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो तमाम स्थिति है, या एनजीटी की तरफ से एक आदेश दिया गया था कि कैसे इस शख्स ने जो है पर्यावरण को बर्बाद किया है, ये तमाम चीजें जो हैं क्या जांच के दायरे में रहेगी सीबीआई के? देखिए, जो अब तक खनन हुआ है सुमित, वो 2012 के आवंटित पट्टों पर ही हो रहा था, इसलिए पहले तो उन्हीं की जांच की जाएगी, क्योंकि सारा का जो प्रकरण है सहारनपुर के अंदर, वो खनन का सबसे ज्यादा प्रकरण खनन का रहा है और जो सबसे बड़ा सिंडिकेट रहा है वो इकबाल का रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब सीबीआई अगर खनन के पट्टों की जांच करेगी तो उसमें इकबाल नपेगा, और अगर इकबाल नपता है तो उसमें तमाम उसके मामले खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि एक परत खुलने के बाद सारे परत अपने आप खुल जाती हैं। क्योंकि इससे हाई कोर्ट है, इसने आदेश दे दिया सीबीआई को। इसके अलावा इसकी जो जांच है वो ईडी भी कर रहा है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी कर रहा है। कई जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितनी भी कंपनियां हैं इकबाल के नाम पर या इकबाल के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनमें से 80-90% जो कंपनियों पे जो होल्ड है वो इकबाल का है। तो एक अकेला व्यक्ति इतनी सारी कंपनियां फर्जी बना बैठा है। कई इसमें से 75% कंपनियां ऐसी हैं जो धरातल पे ही नहीं है, सिर्फ पैसों के टर्नओवर के लिए उनको बनाया गया है। तो इन तमाम चीजों की जांच जो है वो एक तो हो भी रही है, प्रशासन जांच कर रहा है इसकी, और इसके अलावा कई एजेंसियां जांच कर रही हैं इसमें। लेकिन ये जो आदेश है ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, और इसमें दो चीजें हैं। एक तो याचिका पर भी सुनवाई होती है, तब हाईकोर्ट आदेश करता है, या फिर हाईकोर्ट को पावर है सो मोटो, स्वतः संज्ञान लेकर किसी भी मामले की जांच का आदेश वो दे सकता है। तो इसमें अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश किस तरह से दिया है, लेकिन इतना कंफर्म है कि आदेश जारी है और सीबीआई इसकी जांच करेगी। सुमित, सीबीआई अब इस शख्स की जांच करेगी और जो जो इसने काले कारनामे किए हैं उन तमाम चीजों की जांच भी यहां पर होगी। और लगातार इस मुहिम के जरिए जो हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारी कोशिश इस मुहिम के जरिए इस शख्स के द्वारा किए गए काले कारनामों को जनता के बीच में रखना था कि कैसे ये शख्स अपने काले कारनामों को अंजाम देकर पूरी तरीके से पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, सरकारी संपत्ति को लूट रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है और अपना डर वहां पर फैला रहा है। लेकिन अब सीबीआई की जांच अब यहां पर होगी तो और परतें यहां पर खुलेगी। लेकिन एक और खुलासा हम यहां पर करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। तो हाजी इकबाल ने खनन के जरिए एक जिले की, एक प्रदेश की संपत्ति को पूरी तरीके से लूटा, पर्यावरण को इस शख्स ने बर्बाद कर रख दिया। सुदर्शन न्यूज ने मुहिम इस शख्स के खिलाफ चलाई और अब जाकर सीबीआई जो है इस शख्स की जांच करने के लिए 12 जून को पहुंचेगी और तमाम इसके काले चिट्ठे, जिसका जिक्र हम अपनी इस मुहिम के जरिए आपके सामने करते रहे हैं, उन तमाम मामलों की अब जांच भी होगी। लगातार हमने आपको बताया है कि कैसे खनन के जरिए और खनन कर इस शख्स ने जो है एक जिले को बर्बाद किया है, कैसे पूरे इलाके को इसने शमशान बना दिया है, कैसे पूरा इलाका इसने बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हाजी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल बाला के कारनामों को देखकर एक बार को जल्लाद भी कांप जाए। जिन नदियों के किनारे कभी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दिया करती थी, आज वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो नदियां कभी जिंदगी की सौगात बांटा करती थी, आज खनन की वजह से वही नदियां तबाही का पैगाम लेकर आती हैं। और इन सब की वजह है इकबाल बाला। पहाड़ों के खनन से लेकर नदियों के खनन तक हर तरफ इकबाल ने ऐसी तबाही मचाई कि हर कोई त्राही त्राही करने लगा है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सरकार में इस काले चोर को इतनी तरजीह दी गई कि इसने पानी में आग लगाने का काम किया। सुदर्शन न्यूज की टीम ने सहारनपुर के इन इलाकों में जाकर ग्राउंड लेवल पर देखा, वहां जहां इकबाल बाला के काले कारनामे धरातल पर दिखाई देते हैं। इकबाल बाला ने सिर्फ जमीनों का सीना ही नहीं छलनी किया, बल्कि नदियों को भी बेहाल कर दिया। यमुना नदी है ठीक मेरे पीछे,
खनन करके इस यमुना को किस कदर बेकार किया है आप देख सकते हैं। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से और वहां तक किनारे तक यमुना नदी का जो है वो क्षेत्रफल है, लेकिन खनन की वजह से यमुना पूरी तरह सिकुड़ कर एक नाले में तब्दील हो गई है। आप देख सकते हैं कि पालतू मवेशी इस वक्त यमुना नदी के अंदर हैं और यमुना नदी का जो हाल है, तमाम गड्ढे हैं, रेत के खनन की वजह से यमुना नदी पूरी तरह से बेकार हो गई है। हथनी कुंड बैराज बगल में ही है जहां से ये नदी होते हुए दिल्ली तक जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा किनारा मतलब हजारों हेक्टेयर का जो किनारा है यमुना नदी का, वो पूरी तरह से बेकार हो गया है खनन की वजह से। और इस खनन की वजह से पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ता है, उसकी वजह से तमाम तरह की आपदाएं आती हैं। चंद सिक्कों की चमक में अंधे होकर इकबाल बाला जैसे लोग यहाँ पर किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। खनन माफियाओं के ऊपर जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हुए या सोशल एक्टिविस्ट हुए, उनको या तो खत्म कर दिया गया या उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ आज अपने कैमरे से हर वो चीज़ कैद करेगा, हर वो चीज़ दिखाएगा, हर वो सबूत दिखाएगा जो इन खनन माफियाओं की काली करतूत का भंडाफोड़ करेंगी। और सुदर्शन न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ इनके खनन के जो माफियागिरी है या खनन का जो खेल है उसको ही नहीं, इसके अलावा भी इनके जो काले कारनामे हैं, जो काले धंधे हैं, उनका भी एक एक पहलू आपके सामने लेकर आएगा। सुदर्शन न्यूज़ के इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर है राकेश, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये देखा कि शख्स ने उस इलाके की क्या हालत बनाकर रख दी है, जिसके बाद सुदर्शन न्यूज़ ने मुहिम उठाई और उसके हर एक किए काले कारनामे का जो कच्चा चिट्ठा है वो हमने इस मुहिम के जरिए आपके सामने रखा। राकेश भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। राकेश, आपने ग्राउंड जीरो पर रियलिटी देखी है, वास्तविकता वहां पर आपको क्या नजर आई? कैमरे के जरिए हमने भी देखा है क्या हालत वहां पर नजर आ रही है यमुना नदी की, लेकिन आपने क्या कुछ देखा? आप जब वहां पर गए थे तो हमने तमाम चीजों को देखा है, वहां पर क्या नजर आया आपको? सबसे पहले वहां जो नजर आया सुमित, वो है वहां पर डर का एक माहौल कायम किया गया है सहारनपुर के अंदर। चाहे वो बेहट का इलाका हो, चाहे वो हथनी कुंड बैराज का इलाका हो, चाहे मिर्जापुर का इलाका हो, कोई भी इलाका हो, वहां पर एक डर का माहौल कायम किया गया है इन खनन माफियाओं के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर न तो वीडियो बना सकता है, न ही किसी तरह की तस्वीर खींच सकता है। अगर उसको ये करना है तो या तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए या फिर वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका सपोर्ट चाहिए, तब जाकर वो कर पाएगा। हमने भी कुछ इसी तरह से वहाँ पे किया। इसके अलावा वहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि वो इलाका आज से कुछ साल पहले काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, पानी, नदी की चौड़ाई, एक धारा प्रवाह बहती हुई नदी। लेकिन आज की डेट में धारा प्रवाह नदी तो छोड़िए, नदी ही नहीं है वहाँ पे, पूरा का पूरा इलाका सूखा हुआ है। इसके अलावा 150 फीट गहरे गड्ढे हैं नदियों के अंदर। सरकारी जमीन है, करीब हजारों हेक्टेयर की ग्राम समाज की जमीन है, जहां से रेत और बजरी निकालने के लिए वो पूरी जमीन खोद दी गई है। इसके अलावा जो हथनी कुंड बैराज से सटा हुआ इलाका है, जिसको खोदना यानी कि मौत को दावत देना है, वहां के लोगों की जिंदगी है उनको खतरे में डालना है, उसे भी बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। तो अब जब सीबीआई की टीम आएगी और एक एक चीज को बारीकी से पारदर्शिता के साथ जांच करेगी, तो उसे हर वो चीज दिखेगी जो हम पिछले 17 दिनों से अपने कैमरे पे, अपने टीवी स्क्रीन पे दिखाते आ रहे हैं। वो सीबीआई को खुली आंखों से देखेगी। उसके बाद सीबीआई को यह तय करना है कि कौन दोषी है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जी अश्वनी, हम लगातार, क्योंकि आप पूरे इस मामले में इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं कानूनों के लिहाज से भी, या वो तमाम कागजात जो ये शख्स दिखाता रहा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों या उन तमाम संस्थाओं के सामने जिसके ज़रिए इसने इतना बड़ा जो अपना काला बाजार है या जो काला महल है अपने धन का वो इकट्ठा किया है, इसमें एनजीटी का जो खासकर हमने जिक्र किया था कि एनजीटी की तरफ से आदेश दिए गए थे शख्स के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे इसने पूरी तरीके से इलाके को बर्बाद किया है खनन के जरिए और पूरे पर्यावरण को जो है इसने ध्वस्त कर दिया है। उस रिपोर्ट में क्या सामने आया था, क्योंकि एनजीटी ने कहा था कि 4 हफ्ते के अंदर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और अब सीबीआई का जाना। बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि एक सुदर्शन न्यूज़ के बहुत बड़ी कामयाबी है। एक तो पहले एमसीआई ने उसके मेडिकल कॉलेज के जो लाइसेंस था उसे रोक दिया है, उसे खारिज कर दिया है और 150 सीटों पर रोक दिया है। एक बड़ी कामयाबी रही है। और दूसरी कामयाबी है कि सीबीआई वहाँ पर
पड़ताल करने के लिए जा रही है जी। और एनजीटी का 250 करोड़ का जो जुर्माना था जिसका आपने जिक्र किया है, उसमें से 3 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे पिटीशन लेके, लेकिन 2 पर जो वसूली करनी थी वो अभी तक वसूली नहीं हुई है। उसके लिए भी हम दबाव बना रहे हैं और लगातार सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर पिछली सरकार ने अगर जो गलती की है उसकी गलती आप क्यों कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये उसकी भी वसूली होगी, देर से बेर होगी। लेकिन आपको इसमें एक और जानकारी मैं जोड़ना चाहूँगा कि रणवीर सिंह के मामले में जो 2015 में जो केस उन्होंने PIL डाला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने CBI को ये निर्देश दिया था 7 अगस्त 2016 को कहा था कि जो SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का, CBDT का, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस का, और उसके साथ जो ED का, इन्फोर्स डायरेक्टरेट का जो स्टेटस रिपोर्ट है, जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है, उसके बिना पे आप पड़ताल कीजिए मनी लॉन्ड्रिंग का और सारे मामलों का। तो वो केस जिसमें हम लगातार CBI संपर्क में, वो भी अब क्लब हो जाएगा और ये दायरा बहुत बढ़ जाएगा। ये जो खनन का मामला नहीं रहेगा, जो खनन का मामला जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये निश्चित तौर पर हो रहा है, लेकिन जो लगातार हम उनसे पूछ रहे हैं CBI से और इसके बारे में कह रहे हैं कि क्या स्टेटस आया, उसका भी एक असर दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, जैसा कि प्रज्ञा जी ने, वकील साहिबा ने कहा कि ये बड़ा दायरा हो जाएगा और सारी चीजें क्लब हो जाएंगी। तो चूंकि जांच की रिपोर्ट आ चुकी है, कोर्ट के पास आ चुकी है, गड़बड़ी की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और फाइनेंशियल अपराध किए गए हैं, अवैध खनन का मामला पहले से आ चुका है, उसमें तो कार्रवाई होनी तय है। बस CBI उसके लिए जो प्राथमिकताएं होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, वो कानूनी करती है, लेकिन गिरफ्तारी इसकी तय है, देर से बेर तय है। देर सबेर सही, लेकिन इसकी जो गिरफ्तारी है वो जल्द होगी। 12 जून को जैसे ही ग्राउंड जीरो पर यानी कि सहारनपुर में CBI की टीम पहुंचेगी और उसके बाद जांच पड़ताल इस शख्स की होगी कि कैसे ये शख्स जो है अब तक काले कारनामों को अंजाम अपने देता आया है, क्योंकि प्रशासन भी घेरे में है और प्रशासन जो है उसमें भी खलबली मची हुई है इस खबर के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे। तो हाजी इकबाल के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है और उसके काले कारनामों का अब हिसाब होना भी शुरू हो चुका है। 12 जून को CBI की टीम, जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, जांच इस शख्स की करेगी। इकबाल कबाला के खिलाफ सुदर्शन न्यूज लगातार जो मुहिम चला रहा है उसका पॉजिटिव असर हो रहा है, यानी कि अब कार्रवाई शख्स के खिलाफ शुरू हो चुकी है। लगातार NGT की बात हो या फिर कोर्ट की, जिस तरीके से इस शख्स के खिलाफ आदेश दिए गए उसके बावजूद कार्रवाई ना होना, जहां प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा था, वहीं अब क्या प्रशासन, जो वो तमाम लोग उस दौरान प्रशासन के जो अधिकारी उस दौरान मौजूद थे, उन पर भी CBI का शिकंजा कसेगा, उन पर क्या कार्रवाई होगी। लगातार सुदर्शन न्यूज ने अपनी इस मुहिम के जरिए इस शख्स के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा है, हर एक चीज आपके सामने बताई है, कैसे ये अपराधी जो है अपने आप इन तमाम चीजों को इकट्ठा कर रहा था। ये तमाम चीजें जो हैं, इसमें पर्यावरण भी है, जिसे बर्बादी के कगार पर शख्स ने पहुंचा दिया है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रज्ञा जी, आपके पास आना चाहता हूँ क्योंकि हम समझना चाहेंगे इस पूरे प्रोसीजर को। CBI अगर जांच करने के लिए जा रही है तो अब क्या कुछ होगा इसमें? देखिए, ये जो अवैध खनन का मामला है ये असल में 2012 से ही चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में डायरेक्ट ऑर्डर्स भेजे थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, एडिशनल डायरेक्टर माइनिंग को और SP को कि इस एरिया में अवैध खनन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लेकिन 2012 से ये स्टिल कंटिन्यूड था। फरवरी 2016 में NGT ने भी अपने रिपोर्ट्स में पाया, अपने केसेस जो है ओरिजिनल एप्लीकेशन 184/2013 और 304/2015, इसमें NGT ने भी पाया कि इन्होंने अवैध खनन ज़बरदस्त तरीके से किया है। 2,40,000 से ज़्यादा क्यूबिक मीटर्स का माइनर मिनरल्स का अवैध खनन ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें 250 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई इकबाल बाला की 13 कंपनीज पे, जिसमें कि ये 5 लोग डायरेक्टर्स थे अलग अलग तरीके से। बट ये पैसा भी रिकवर नहीं हुआ आज तक, और इन्हीं चीज़ों को लेके 2012 से चल रहा है, लेकिन रोका नहीं जा रहा है इस अवैध खनन को। अब जो CBI जा रही है सहारनपुर और जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, 2012 से आज तक जो पट्टे दिए गए हैं, यानी कि लीज पे जो एरिया दिया जाता है खनन करने के लिए, उसकी इंक्वायरी करेगी। तो इसमें जांच के दायरे में बहुत सारी चीजें आ जाती है। सबसे पहले तो कि एक्चुअली लीज दी गई कि नहीं दी गई, लीज देने से पहले जो मापदंड हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो किया कि नहीं किया गया।
उसके बाद उस लीज में होता है कि मैकेनिकल माइनिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होती है, स्पेसिफिक ये लोग अपने एफिडेविट्स फाइल करते हैं। लेकिन इवन आपकी रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है कि वहाँ बड़े बड़े जेसीबी खड़े हुए हैं। ठीक है। तो अगर जेसीबी खड़े हुए हैं तो मैकेनिकल माइनिंग को तो यानी कि रोक ही नहीं गया है। उसके बाद कुछ और गाइडलाइंस है कि 3 मीटर या फिर वाटर लेवल तक ही खनन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 100 मीटर के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपकी रिपोर्ट्स में। बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन आपने जो जिक्र यहाँ पर किया कि जब इतना खनन हुआ है, इस तरीके से जो प्रकृति है उसका दोहन हुआ है, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है चाहे वो जेल में भेजने की बात हो, रिकवरी को लेकर क्या हो सकता है? देखिए 10,000 करोड़ रुपए की और शायद उससे भी ज्यादा ये जो है पूरा दोहन हुआ है। देखिए इनके ऊपर कई तरह के केसेस, कई तरह की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। एक सीबीआई अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दूसरा ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ईडी को भी पावर्स हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज अटैच करे, पैसा रिकवर करे और इनको जेल भी कर सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 7 साल से लेकर के 3 साल से लेकर के 7 साल तक की या इवन 10 साल तक की। सेकेंडली जो ये अवैध खनन हो रहा है जिस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो जो इन्होंने फ्रॉडुलेंट तरीके से कागजात तैयार किए होंगे, जिस तरह से इन्होंने ये इलीगल लीज ली या इवन बिना पट्टे के भी इन्होंने ये अवैध खनन किए, तो सीबीआई को भी पूरी पावर्स है इनको अरेस्ट करने की, इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करने की, सीज करने की, इनके बैंक अकाउंट्स को सीज करने की। इनफैक्ट तो इनके बैंक अकाउंट्स को अगर इमीडिएटली पैसा रिकवर करना है तो अगर सीबीआई इनके बैंक अकाउंट सील कर दे, इनका अवैध खनन अभी के अभी रोक दे और इनकी प्रॉपर्टीज को सील कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए, यार ये स्ट्रांग कदम भी अगर रिकवरी को लेकर उठाया जा सकता है। तो करीब 80-90% पैसा तो आपका यहीं की रिकवर हो जाएगा, व्हिच कैन बी डन इमीडिएटली। अश्विनी, एक शख्स जो है कैसे पूरे जो रोक लगाई गई, जिन तमाम चीजों को लेकर कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए, वो तमाम चीजें तब भी चल रही थी। और हमारी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, राकेश से जब मेरी बात हुई, उन्होंने बताया और वो चीजें भी दिखाई उन्होंने कि कैसे जो है पर्चियां काटी जा रही थी उन ट्रॉले के खिलाफ, उन ट्रॉलेस को लेकर कि जो बजरी या फिर वहां पर जो खनन को लेकर जाते हैं। तो जब 2012 में तमाम चीजें हुई, उसके बावजूद जो है कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा था, प्रशासन भी सीधे तौर पर घेरे में आएगा क्योंकि एक शख्स जो है इन तमाम चीजों को जो है नहीं चला सकता। देखिए प्रशासन तो घेरे में आ चुका है क्योंकि 2012 के दौरान जो मायावती की सरकार थी उसमें 2 महत्वपूर्ण घोटाले वो सीएजी ने ही रिपोर्ट किया है। और सीएजी ने अपने आकलन में कहा है कि एक तो 1200 करोड़ के जो 21 शुगर फैक्ट्रियां थी उसके खरीदने और बेचने में है, अंडर उसको वैल्यू करके किया गया है और 1200 करोड़ का नुकसान घाटा किया गया है। दूसरा एनएचआरएम घोटाला है जो बाबू सिंह कुशवाहा उस मामले को लेकर जेल में है और ये ईडी के रिपोर्ट में आ चुका, जांच में आ चुका, जो आपको हमने दिखाया था वो कि करीब 1000 करोड़ रुपए का तो ट्रांजैक्शन इसने बाबू सिंह कुशवाहा ने इसमें एक हाजी इकबाल को शेल कंपनियों में डाला है उसमें करने का, तो इसमें उसका हाथ था। तो 2 तो आपको दिखता ही है कि सरकार में रहते मंत्रियों के साथ मिलकर के और कैसे इन्होंने मिली भगत करके ये खरीदा है। पुंटी चड्ढा के साथ संबंध कैसे हैं इनके, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो 2 तो आपको मिलते हैं। तो हैंड इन ग्लोव तो ये सारे लोग थे ही। अब सीबीआई कहीं खुदाई की जांच कर रही है तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का जांच कीजिए क्योंकि सीबीडीटी का रिपोर्ट आ चुकी है, सीफए का रिपोर्ट आ चुकी है। तो इन सारे चीजों को मिला के जांच करेंगी। तो वही बात, जैसा हमने कहा कि वो बचना इसके लिए अब मुश्किल है और ये बस कार्रवाई की बात है। जी राकेश, अब सीबीआई जो है कार्रवाई करेगी इस पूरे मामले में, जांच के लिए जो है सीबीआई की टीम अब वहां पर जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर जो है किस तरीके से जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी है जांच की। डीएम से भी आपकी बात हुई थी। प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि जिम्मेदारी से पहले वाले जो अधिकारी वहां पर रहे हैं या वो जो जिनके साथ मिली भगत रही है, उनको कार्रवाई को लेकर क्या आश्वस्त कर रहे हैं, कितना आश्वासन मिल रहा है? देखिए डीएम साहब से जो मेरी बात हुई थी उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा अब, और उन्होंने जो लगातार मामले री इन्वेस्टिगेट करने शुरू कर दिए हैं। और जैसा कि अभी प्रज्ञा जी बता रही थी कि मैकेनिकल माइनिंग पे सख्त रोक है माननीय न्यायालय द्वारा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल माइनिंग ही हुई है। वैसे अगर मानक देखे जाए तो माइनिंग का मतलब होता है 4 फीट गहरे गड्ढे आप खोद सकते हैं और उसके लिए आपको मैन पावर की जरूरत है, मैकेनिकल माइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर 100 फीट गहरे गड्ढे बड़ी से बड़ी जेसीबी लगा के, पोकलैंड लगा के किए जा रहे हैं। ये सीबीआई को देखना होगा कि मैकेनिकल माइनिंग क्यों हुई है, जबकि इसके खिलाफ सख्त न्यायालय का आदेश है। इसकी जांच करना जरूरी है और उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, उस पर कार्रवाई हो और साथ ही साथ ये शख्स कैसे जो है पूरे इलाके को बर्बाद कर रहा था उस पर कार्रवाई हो। और वो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी नहीं छूटने चाहिए जिनके साथ मिलकर ये शख्स जो है
इस तरीके से आगे बढ़ रहा था। प्रशासन जो है वो मिलीभगत किए हुए था, वो प्रशासनिक अधिकारी आंख पर पट्टी बांधे बैठे थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। दरअसल लगातार हमारी इस मुहिम का उद्देश्य यही है कि हाजी इकबाल और उसके जैसे जो तमाम लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, और इस मुहिम का एक पॉजिटिव असर भी नजर आ रहा है। लेकिन ये मुहिम तब तक चलेगी जब तक हाजी इकबाल सलाखों के पीछे नहीं जाता है। ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तेरा क्या होगा इकबाल, लगातार हमारी ये मुहिम जारी है जिसमें इस शख्स के काले कारनामों की एक एक परत हम उधेड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस शख्स पर कार्रवाई हो, और इस मुहिम का उद्देश्य यही है कि इस शख्स को जल्द से जल्द इसके तमाम किए हुए काले कारनामों की सजा मिले, ये सलाखों के पीछे जाए। आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम का बड़ा असर हुआ है। 17वें दिन में हम जहां एक तरफ जा पहुंचे हैं, वहीं इकबाल के खिलाफ, सुदर्शन न्यूज के खिलाफ चल रही मुहिम में हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। अब सीबीआई जांच इस शख्स की होगी। खनन को लेकर 12 जून को सहारनपुर जाएगी सीबीआई की टीम, जहां पर जांच अब पूरे मामले की होगी। सहारनपुर में खनन विभाग में इस खबर के बाद से खलबली मची हुई है। लगातार हम जो कहते रहे हैं कि प्रशासन भी इसमें कटघरे में रहा है। 2012 में जो मामला आवंटित पट्टों का है उसे लेकर भी जांच होगी। इकबाल वाला के खिलाफ लगातार हम जो मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम हर एक उसके किए गए अवैध कारनामों की जो परत है वो उधेड़ रहे हैं, उसका अब असर इसे बता दें हम आपको कि 12 जून को सहारनपुर में अब सीबीआई की टीम पहुंचेगी। जांच अब इस पूरे मामले में की जाएगी। सफेद रेत का काला कारोबार ये शख्स किस तरीके से करता रहा, कैसे इसने पर्यावरण को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, इन तमाम चीजों को लेकर हमने जो अपनी मुहिम चलाई, जिसमें आज 17वें दिन में हम प्रवेश कर गए हैं। आज भी हम बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन इस मुहिम का एक पॉजिटिव असर जिसमें अब सीबीआई की तरफ से इस पर जांच होगी। सफेद रेत का काला कारोबार ये शख्स करता है। हाजी इकबाल के जुर्म की दास्तां इतनी लंबी है कि उसे चंद लाइनों में बता पाना बेहद मुश्किल है। परचून की दुकान चलाने वाला शख्स हाजी इकबाल खैर की लकड़ी की तस्करी करते करते रेत खनन माफिया बन गया, और फिर काली कमाई के जरिए हजारों करोड़ का मालिक बन बैठा। यही नहीं, अपनी काली कमाई की धन की धुन में वो इतना अंधा हो गया कि अपने रास्ते में आने वाले हर उस शख्स को, हर रुकावट को उसने हटा दिया जिसने हाजी के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत की। माफिया हाजी जुर्म की दुनिया का छिपा बादशाह है, क्योंकि अब वो सफेदपोश बन चुका है और अपने खिलाफ स्थितियों को मैनेज करने का उसने तरीका सीख लिया है। इसीलिए वो कानून को भी कुछ नहीं समझता है। हाजी के हर एक कारनामे को ये रिपोर्ट दिखाई। खुलासा करना जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक शख्स जो कभी परचून की दुकान चलाता था, आज अपनी काली कमाई का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका है कि उसने एक जिले तक को बर्बाद कर दिया है। इकबाल बाला, जो बहुजन समाज पार्टी का एक नेता माना जाता है, पूर्व एमएलसी रहा है और खनन माफिया के तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका एक नाम है। किस तरीके से हाजी इकबाल ने इस देश की संपत्ति को, इस देश के लोगों की संपत्ति को लूटा है। सहारनपुर में जो दंगा हुआ है उसमें हाजी इकबाल का शातिर दिमाग नजर आ रहा है। हर सामान है एवन, एक तो 12 का है, 315 का है, 80 गोली का भी है। सहारनपुर और उत्तराखंड में अपना राज चला रहा है, बल्कि कुदरती नदियों के रुख को अपने मन मुताबिक मोड़ चुका है। उसकी मनमानी के चलते हथनी कुंड बैराज पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अब हथनी कुंड बैराज है वो विदाओं पे लग गया। ये पहाड़ी नदी जो आ रही है उसे नहर की तरह बना दिया है। करीब 700 एकड़ की जमीन के दायरे में इसने ये कब्जा किया है, वो भी अवैध कब्जे किए हैं। कैसे हाजी इकबाल ने ग्लोकल यूनिवर्सिटी को बनाने को लेकर तमाम कानूनों को धता बताया। दोनों तरफ बाउंड्री वाल बना के और उसके बीच में यमुना नदी को ये आदमी बहा रहा है। इसका अधिकार इसको किसने दे दिया?
इसने अपने पैसे से एक पुल बनाया है, जबकि पुल बनाना राज्य सरकार का काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है। आज तक न तो सरकार की नजर गई और न ही प्रशासन की और पुलिस महकमे की। सुदर्शन न्यूज ने यूजीसी से संपर्क साधा है और कल या 2 दिनों के अंदर उन्हें अपॉइंटमेंट मिलेगा और उसमें उनसे हम सारे सवाल करेंगे। यूजीसी कहीं न कहीं एक तरह से भागीदारी उसकी भी होगी, उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि उसने कैसे इस यूनिवर्सिटी को बगैर जांचे परखे सही तरीके से तथ्यों की पड़ताल के कैसे अप्रूवल दिया, क्योंकि उसका सवाल खड़ा होता है। सुदर्शन न्यूज ने किस तरह से इस काले कारोबारी की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रख दिया है। हाँ जी, उसका आगे हर कोई बेबस है, पैसे देता है जी, हर जी पैसे देगा सबको खरीद लेता है। खनन माफिया और इंसानियत के दुश्मन के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में हम 10वां एपिसोड लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें आज और बड़े खुलासे हम आपके सामने करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर ये शख्स जितना शातिर आपने इस मुहिम के जरिए अब तक के 9 एपिसोड में जाना है, इतना ही नहीं है, और भी खुलासे होने बाकी हैं। देखिए, हमें ये जानकारी नहीं दे पाए वो कि जो मिस्टर जयदेव बात कर रहे थे वहाँ से, ऐसा उन्होंने नाम बताया। सेल कंपनीज बनाई और ये सब ये कंपनी जितनी है इसने इससे बेनामी संपत्ति खरीदी, अपने रिश्तेदारों, अपने नौकरों ने हजार बीघे जमीनें खरीदी, शुगर मिल खरीद दिए, 11 शुगर मिल्स इसके पास है ऑलरेडी। समाजवादी पार्टी की सरकार में इसका कोई ताल्लुकात नहीं था समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5वीं मंजिल से सख्त निर्देश था यहाँ के सहारनपुर की जो यूनिट थी समाजवादी पार्टी की और अधिकारियों को कि कोई भी इकबाल को परेशान नहीं करेगा। हर रोज की तरह एक बार फिर एक नया खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये शख्स काली कमाई को अपनी इकट्ठा करता था। प्रताप जी नमस्कार, अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ सुदर्शन न्यूज से। सुदर्शन न्यूज से अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ भाई साहब। जी जी जी। अब क्या हुआ, अपॉइंटमेंट के लिए कुछ बात थी क्या आपकी? सर तो मुलाकात में उसमें सर हम क्या करना है उसमें बताओ। उसमें तो क्लियर कर मैंने लिखा है कि चूंकि एक्सपर्ट कमेटी गई थी, कमेटी गई थी, उन्होंने रिपोर्ट दी, आपको क्या पता रिपोर्ट में ठीक है नहीं है। फैजान नाम का एक शख्स है, उसके नाम पे वो पूरी फैक्ट्री बनाई गई और तकरीबन 70 बीघा जमीन खरीदी गई, लेकिन ना तो वो फैक्ट्री जमीन पे है, धरातल पे है, और ना ही उसमें किसी तरह का काम होता है। तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो भी हाजी इकबाल से जुड़े उन तमाम उसके किए हुए काले कारनामों को भी सामने ला रही है। मिर्जापुर कस्बे में हाजी इकबाल की जो कोठी बनी हुई है सर 5 से 7 बीघे के अंदर, वो जमीन एक हरिजन महिला की है सर। आज भी वो खतौली में उसी के बेटी के नाम पे दर्ज है और सरकारी नियम ये है सर कि किसी भी हरिजन महिला को या दलित को अगर कोई ऐसा है ना, ऐसा है, हम पूरा इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है, उसकी कोठी का बता रहे, हाँ पूरा नहीं, उतना ही नहीं, उसका जितना जहाँ भी प्रॉपर्टी है सबका चल रहा है। जब मैंने लोगों से बात की तो उनको मजाक लगता था कि हाजी इकबाल के खिलाफ कोई खबर चलाना या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई, ये उनको मजाक लगता था। लेकिन हमने उनको एक आश्वासन दिया, हमने कहा देखिए सुदर्शन न्यूज चैनल बिल्कुल अपने इरादों का पक्का चैनल है और जो करेंगे वो पूरी तरह करेंगे। हमने ये खुलासा किया कि कैसे इस शख्स ने, जिस आलीशान कोठी में ये शख्स रह रहा है, वो भी एक दलित की छीनी हुई दबाई हुई जमीन है और प्रशासन ने भी इस शख्स के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते 14 दिनों से लगातार हम हाजी इकबाल के खिलाफ ये मुहिम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि देश का ये एक ऐसा काला नाग है जिसने अपनी काली कमाई के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। सुप्रीम कोर्ट के सीईसी की रिपोर्ट में कहा गया है 2012 तक की खुदाई हुई और यह भी कहा गया है एनजीटी में कि इस खुदाई को उसके बाद भी जारी रखा गया है और जिसका असर यह हो रहा है कि अगर यह बांध टूटता है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। जबकि 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी छोटा से छोटा काम करने के लिए भी आपको नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से परमिशन लेनी है, तो ऐसी कोई परमिशन लिए बिना इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी कई 100 एकड़ में बना दी है, तो इनको तो जेल भी हो सकती है। और सुदर्शन न्यूज संवाददाता हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राकेश पंडित जो लगातार बीते 15 दिनों से वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने पल पल की परत दर परत जानकारी हमारे बीच रखी, उनके साथ हाजी इकबाल के ही एक साथी सगीर अहमद ने टेलीफोनिक बात की। हमने तो देखा है कि आपने खनन किया है वहाँ पे। चलो आपने देख लिया, मतलब कि डीएम साहब झूठे, एसडीएम साहब झूठे, हम झूठे और एक आप सच्चे। बिल्कुल करेंगे। हाँ, ये तो कानून तय करेगा उसको, तुम थोड़ी तय करोगे उसको।
अरे कानून नहीं सुदर्शन चैनल थोड़ी तय कर देगा या अकेला सबक कमाल तय कर देगा उसको। चलिए कोई बात नहीं सगीर साहब, आप लोगों के काले कारनामों का हिसाब तो लिया ही जाएगा, जितना तो जितना आपके भी काले कारनामों का हिसाब हो जाएगा मेरे वीर, आपके भी हो जाएगा। जो आप ये चला रहे हैं ना, दिखा रहे हैं दुनिया को, वो बुखला रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, ये आपके भी हिसाब हो जाएगा। अगर हम गलत दिखा रहे हैं तो आप हम पे मुकदमा कर दीजिए। चलिए एक काम करते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारे स्टूडियो में आइए आप, और लाइव कैमरे पे बैठ के, और फिर अब आप बताइए कि आप सही हैं और हम गलत हैं। हम आपको इनवाइट करते हैं, आइए आप। हाँ आते हैं, बताइए कब आए? आप आ जाइए, कल शाम को आप आइए हमारे स्टूडियो। कल शाम को आप हमारे स्टूडियो में आइए, नोएडा। कहाँ है स्टूडियो आपका? हमारा स्टूडियो नोएडा में है सगीर साहब। हम नोएडा में यहाँ से 200-300 किलोमीटर रमजान का हमारा टाइम है, रोजे चलते हैं, 16 घंटे का रोजा होता है। यहाँ से हम आपके स्टूडियो में वहाँ पहुँचे। अब वहाँ मैं अपना रिपोर्टर भेजूँ, आप लोग पीट पाट दें, मार वार दें, तो कौन जिम्मेदार होगा? किसको? हमारे रिपोर्टर को मालूम है, वहाँ भेजूं कैमरा लेके। आपके रिपोर्टर यहाँ 2 महीने से घूम रहे हैं, किसी ने कोई किसी के खिलाफ उंगली उठाई किसी ने? आपको कैसे पता कि शांत इलाका है? आपको कैसे शांत इलाका है, विदेश में भी नहीं मिलेगा जिला सहारनपुर के जैसा शांत इलाका। आप लोगों ने इसमें आग लगवा दी है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये खाना अधिकारी सहारनपुर ने अपनी रिपोर्ट दी है एसपी गुप्ता उप जिलाधिकारी बेहट को। इसमें लिखा हुआ है, ग्राम डूडू माजरा, परगना फैजाबाद, तहसील बेहट के ग्रामीणों ने शबनम स्टोन क्रशर द्वारा अवैध खनन कर उनका रास्ता नष्ट कर दिए जाने की शिकायत पर राजस्व टीम से मौके पर जांच कराई गई। और नीचे मार्क की हुई लाइन देखिए, अतः जांच। तो ये तमाम खुलासे जो सुदर्शन न्यूज ने अपनी इस मुहिम के जरिए आपके सामने रखे हैं कि कैसे इस शख्स ने अपने तमाम काले कारनामों को अंजाम दिया है। और लगातार इस सुदर्शन न्यूज की मुहिम का असर है कि सीबीआई 12 जून को जांच करने के लिए इसके तमाम काले कारनामों की, खासकर खनन की अगर यहां पर बात करें, जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं, जांच अब इस शख्स की होगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि और क्या कुछ इस शख्स ने अंजाम दिया और क्या कुछ किया इस शख्स ने, क्योंकि खुलासे अभी बहुत है। छोटा सा ब्रेक फौरन।